दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राम रहीम और वैसी कातिल। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है रेगिस्तान की आग। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। ये यहाँ पे जो स्टोरी दे रखी है ये इसके पहले पार्ट की है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये कॉमिक्स आप पढ़ लेना, ये आपको मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट में। राम रहीम का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ तक इस कहानी हम पढ़ चुके हैं रेगिस्तान की आग में। अब पढ़ते हैं आगे। काफी देर तक एक दूसरे के गले मिले रहने के बाद, तुम ठीक तो हो ना रहीम? हाँ, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि हम बच कैसे गए और इस समय कहाँ हैं? तुम्हारे दोनों ही प्रश्नों का उत्तर इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथी एक चिंपांजी। अरे, एक से दो कैसे हो गए? वो समझाइए। दोनों दोनों नर मादा है। हम अब मैं भी समझ गया। इन दोनों में से एक ने तुम्हारी मदद की है और शायद दूसरे ने मेरी। बिल्कुल यही लगता है, वरना मैं प्रसन्न देखकर ये दोनों इतने प्रसन्न नहीं होते। और देखो ना रहीम, इन्होंने हमारे खाने का भी प्रबंध किया हुआ है। शायद ये अकेले ये हमारे लिए ही लाए हैं। राम का इतना कहना ही था कि नर चिंपांजी ने केले का गुच्छा राम की ओर बढ़ा दिया। देखा रहीम, कितने समझदार है। हाँ, शायद इनमें शैतान इंसानों से ज्यादा अक्ल और समझदारी है। तभी तो आज इंसान दूसरे इंसान की जान लेने में लगा है। अपनी तोड़ फोड़ और आतंकवादियों की हरकतों से यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि उससे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है। जबकि ये मासूम प्राणी भयानक और शक्तिशाली होते हुए भी मनुष्य की जान बचाने में लगे हैं। बहुत खूब रहीम, तुमने आज शायद पहली बार बहुत गहरी बात कह डाली है, और यही सच्चाई है। हम मनुष्य अपनी सभ्यता खोते हुए जानवर बनते चले जा रहे हैं, और ये जानवर अपनी हिंसकता खोकर इंसान से भी बढ़कर सभ्य होते चले जा रहे हैं। खैर छोड़ो, आओ कुछ खा पी लो, फिर कुछ आगे की सोचेंगे। ठीक है, तो मुझे भी बड़े जोरों से भूख लगी है। दोनों ने एक स्थान पर बैठकर केले खाए। उसके बाद चिंपांजियों के दिखाने पर पास ही के एक पोखर में जी भरकर पानी पिया। उसके बाद, राम भैया, यहाँ तक तो सब ठीक हुआ। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? निकलेंगे तो बाद में, पहले तो हमें यह पता लगाना है कि इस समय हम है कहाँ, और यह कोई टापू है या किसी देश की सीमा। उसके बाद ही राम अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि नर और मादा चिंपांजी उन दोनों का हाथ पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे, ची ची खिक खो खो। राम भैया, ये हमसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। परंतु मेरी समझ में आ रहा है, शायद ये हमसे अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। राम का विचार ठीक ही था। दोनों नर मादा उनका हाथ पकड़कर उन्हें एक और ले जाने लगे। आखिर ये हमें ले कहाँ जा रहे हैं? हा हा हा, यह तो वहीं जाकर पता चलेगा जहाँ ये हमें ले जा रहे हैं। ओह। लगभग 15 मिनट तक चलते रहने के पश्चात एक ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंचकर उन दोनों नर मादा ने राम और रहीम का हाथ छोड़ दिया और किलकारी मारते हुए कलाबाजियां खाने लगे। अब इन्हें यह कौन सा दौरा पड़ गया? हा हा हा, इन्हें दौरा नहीं पड़ा, बल्कि ये इस तरह कलाबाजी खाकर हमसे यहाँ रुकने के लिए कह रहे हैं कि क्या यह तुम कैसे कह सकते हो राम भैया? शायद तुम आनंद के बंदर को बुला बैठे हो। उससे मैंने जानवरों की बहुत सी आदतें सीखी है। नोट: आनंद और उसके बंदर के बारे में जानने के लिए पढ़े सदाबहार देवानंद। दोस्तों, ये सीरीज सबसे जबरदस्त सीरीज है राम रहीम की। राम रहीम और सदाबहार देवानंद। तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसको पढ़ लेना। ये आपको मेरे प्ले लिस्ट में राम रहीम के फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया सीरीज है, तो जो इसको जरूर पढ़ना। राम की बात सुनकर रहीम एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया। राम ने चिंपांजियों को हाथ के इशारे से समझाया कि वे वहीं रुके हैं। खो खो खो। तब दोनों नर मादा उछलते कूदते पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। अब ये दोनों कहाँ चल दिए? जरूर कोई खास बात है, थोड़ी देर रुको, अभी मालूम हो जाएगा। फिर अभी कुछ ही समय बीता हुआ कि उन दोनों नर मादा के साथ बहुत सारे जंगली स्त्री पुरुष और बच्चों को साथ आते देख राम रहीम चौंक उठे। राम भैया, खतरा, सावधान हो जाओ। जल्दबाजी में तुम कोई गलत कदम न उठा बैठना रहीम, उन्हें पहले पास आने दो।
उन लोगों ने जल्दी राम रहीम को आकर घेर लिया। तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? मेरा नाम राम है और यह रहीम है। फिर राम ने अपना और रहीम का परिचय देने के बाद उन्हें अपने वहां पहुंचने के बारे में सारी बात बता दी और बोला, क्या आप बता सकते हैं श्रीमान कि यह कौन सी जगह है और आप लोग कौन है और कहाँ रहते हैं? यह काला टापू है और हम यहाँ के बर्बादवासी हैं। किसी तरह उस बड़े पहाड़ की खो में छिपकर अपना जीवन बिता रहे हैं और आगे हमारी जिंदगी और मौत अब देवता के हाथों में है। राम ने को उस वक्त की बातें सुनकर बहुत ही रहस्यमय लगी। वैसे भी उन्हें उन सबके चेहरों पर भय की छाप दिखाई दे रही थी। हम आपकी बात समझे नहीं मास्टर। समझ कर करोगे भी क्या बच्चों? बस समझ लो कि देवता ने तुम्हारी जिंदगी बचाकर तुम्हें इस टापू पर तो भेज दिया, परंतु अब तुम दोनों अपने घर वापस नहीं लौट पाओगे। वह क्यों? क्योंकि इस टापू का बेरहम डाकू काला शेर अब तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने देगा, क्योंकि हम सब भी उसी के सताए हुए हैं। डाकू काला शेर? बाबा यह सब क्या कह रहे हैं? आप कृपया साफ साफ बताइए ना। हो सकता है हम लोग अपनी जान बचाने के साथ साथ आपकी भी कुछ मदद कर सके। डाकू काला शेर बहुत ही बेरहम और खूंखार डाकू है मेरे बच्चों, और उससे हम और तुम तो क्या शायद देवता भी टक्कर नहीं ले सकते। उसने हम सब लोगों का जीना आराम कर दिया है। सुनो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। वृद्ध ने कहना आरंभ किया। इसी टापू पर 2 मील आगे एक समतल से स्थान पर आज से कुछ माह पहले हमारी बस्ती थी। हम लोगों के दिन आराम और शांतिपूर्वक गुजर रहे थे। हम लोग खेती बाड़ी करके और मछलियां पकड़कर अपना गुजारा कर रहे थे। न बाहरी दुनिया के हमसे मतलब था और न हमें बाहरी दुनिया से, क्योंकि हम अपनी जरूरत का सामान यहीं अपनी धरती पर ही पैदा कर लेते थे और बाहरी दुनिया को शायद इस टापू का पता नहीं था, और अगर पता था भी तो वे इसे वीरान समझकर यहाँ नहीं आते थे। परंतु आज से 4-5 माह पहले एक बड़ी सी किश्ती हमारी टापू के किनारे आकर रुकी और हम लोग उसमें से उतरने वाले लोगों को आश्चर्य से देखते रहे। वे सभी गोला बारूद से लैस थे। काका, कौन है ये लोग? क्या कहा जा सकता है टाबरी। वैसे हैं तो विदेशी और पता नहीं यहाँ क्यों आए हैं। खैर, अभी मालूम हो जाएगा। वे हमारी ओर आ रहे हैं। सुन बुड्ढे, आज से हम लोग तुम्हारी बस्ती के मेहमान हैं और हम सब लोगों की खातिरदारी का भार तुम समेत सारी बस्ती वालों पर है, समझे? और कान खोलकर यह भी सुन ले कि यदि तुमने हमारी खातिरदारी में कोई कमी की तो हम तुम सबको भून कर रख देंगे, साथ ही तुम्हारी बस्ती में आग भी लगा देंगे। वे लोग सशस्त्र थे, तो इसलिए मैंने और हमारी बस्ती के किसी भी व्यक्ति ने उनका विरोध नहीं किया और उनके कहे अनुसार उनकी हर एक बात को मानते हुए उनकी खूब खातिरदारी करते रहे। 2-3 दिन बाद 3 बड़ी बड़ी नावें फिर किनारे पर आकर रुकी और उनमें घोड़े और पेटियां लदी हुई थी। शाबाश, जल्दी उतारो सारा सामान। आखिर मैंने साहस करके उससे पूछ ही लिया, श्रीमान यह सब क्या है? आखिर आप लोग हैं कौन और चाहते क्या है? अबे बुड्ढे, हम लोग डाकू हैं, डाकू। मेरा नाम काला शेर है। आज के बाद यदि फिर तूने मुझसे कुछ पूछने की जरूरत की तो भून कर रख दूंगा। जा अभी यहाँ से अपने साथियों के साथ भाग जा। ओह दौड़। हम चुपचाप वहां से चले आए। उसी दिन से वे लोग हमारी बस्ती छोड़कर पास ही के जंगलों में चले गए। वहां वे क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। हमारी बस्ती में उनका तभी आना होता जब उन्हें खाने पीने की वस्तुओं की जरूरत पड़ती थी। हम लोग भी भैंसे उन्हें उनकी जरूरत का सामान दे देते थे। काका, आखिर यह कब तक चलता रहेगा? यदि हम इन्हें यूं ही रसद देते रहे तो एक दिन हमें और हमारे बाल बच्चों को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। धैर्य से काम लो जलोरा। देवता एक दिन स्वयं ही हमें इस मुसीबत से निजात दिला देंगे। हमने कई बार रात को उन्हें नावों द्वारा कहीं जाते देखा। वे लोग सुबह या दोपहर होने तक लौट आते थे, परंतु उनमें से कुछ घायल भी होते थे। कभी कभी तो उनके साथ अपने कुछ साथियों की लाशें भी होती थी, जिन्हें वे किनारे पर ही फूंक देते थे और किनारे पर ही बंधे अपने घोड़ों पर सवार बस्ती से कुछ हटकर जाने वाले मार्ग से जंगल में चले जाते थे। टप टप टप। 1-2 महीने तो हम लोग सब कुछ चुपचाप सहते रहे।
यहाँ तक कि उन्हें रसद देने के चक्कर में हमें खाने पीने की कमी पड़ने लगी। तब हम लोगों की पंचायत बैठी, काका आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा? अब तो हमें खाने पीने के लाले पड़ने लगे हैं। हाँ काका, अब तो उनका पेट भरने के लिए हमें अपना और अपने बाल बच्चों का पेट काटना पड़ता है। परंतु उस समय तो बात बर्दाश्त से बाहर हो गई, जब वे हमारी बस्ती में रसद लेने के लिए आए और हमारी बहू बेटियों से छेड़छाड़ करने लगे। हा हा हा, बचाओ, आह, हा हा हा। हम लोगों से नहर आ गया और हमने लाठियों से उनकी पिटाई कर दी। फटाक ठाक हाय, उफ, और मारो कमीनों को। तुम लोगों की यह हिम्मत की हम पर हाथ उठाओ। तुम लोगों को अब इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और वही दिन हमारे विनाश का कारण बन गया। उस रात जब हम गहरी नींद सोए हुए थे, वे वैसे लुटेरे घोड़े पर सवार होकर हमारी बस्ती में आए। अरे हैं, वो दाल में कुछ काला लगता है। फिर इससे पहले कि हम उनकी मंशा भाप कर अपना कोई बचाव कर पाते, उन लोगों ने हम पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। धाए धाए तर ई आह, हाय, हा हा हा, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। भागो भागो, तर धाए धाए ई, उफ, हाय। पलक झपकते ही हमारे अधिकांश स्त्री पुरुषों की वहां लाशें बिछ गई, लेकिन उस गंजे काने शैतान वैसी कातिल को फिर भी दया नहीं आई और उसके क्रोध की आग शांत नहीं हुई। आग लगा दो हरामजादों की पूरी बस्ती में। जो भी भीतर छुपे होंगे वे भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने हमारी बस्ती में आग लगा दी। बचाओ ई, हा हा हा, हरामजादे हमारा विरोध करने चले थे। बस मेरे बच्चों, हम लोग किसी तरह बस्ती छोड़ने में सफल हो गए थे, सो बच गए, वरना बूहू। ओह, आप शांत हो जाइए बुजुर्गवार, धैर्य रखिए। बूढ़े ने अपने आंसू पोंछ डाले, किंतु रूंधे स्वर में बोला, बस बच्चों, यही है हमारी दुख भरी कहानी। तभी से हम लोग इस पहाड़ी के भीतर बनी खो में छिपकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है बाबा, लेकिन क्या वे वैसी कातिल यह अब भी यहाँ रहे हैं? हाँ, उन्हीं जंगलों में। उस दिन के बाद न तो उन्होंने ही हमारी मुर्दा बस्ती को रुख किया है और न ही हम अपनी बस्ती में दोबारा गए हैं। हम ये आप लोगों ने बुरा किया। कम से कम आप लोगों को अपने साथियों की शुद्ध बुद्ध तो लेनी चाहिए थी। हो सकता कुछ घायल उस समय मरने से बच गए हों, किंतु अब मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ बेटे, लेकिन हम उस समय इतने अधिक भयभीत थे कि हम अपनी बस्ती की ओर जाने का साहस ही नहीं कर सके थे। क्या आप लोगों ने कभी यह जानने की कोशिश की कि वे रात को नदी पार कर कहाँ जाते हैं और जंगलों में क्या करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ जानने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। क्या अब आप लोग हमारे साथ सात बस्ती में जाने की हिम्मत कर सकते हैं? लेकिन अब हमारी मुर्दा बस्ती में क्या रखा होगा? मैं चाहता हूँ कि आपकी बस्ती को फिर नए सिरे से आबाद किया जाए। क्या? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिर पहली जैसी खुशहाल जिंदगी बसर करें। तो परंतु उस गंजे शैतान का क्या करेंगे? यदि उसे पता चल गया कि हम बचे खुचे लोग फिर बस्ती में वापस लौट आए हैं, तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस उल्लू या पट्टे की आप लोग जरा भी चिंता न करें। अब उस वैसी कातिल से हम निपटेंगे। लेकिन तुम बच्चे, आप हमें बच्चा मत समझिए बुजुर्गवार। हम क्या हैं अब आप बाद में ही समझ पाएंगे। अब तो मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे विमान की दुर्घटना भगवान ने शायद हमें यहाँ भेजने और आप लोगों की मदद करने के लिए ही की थी। ठीक है मेरे बच्चों, जैसा तुम उचित समझो करो। हम तुम्हारे कहने मुताबिक ही चलेंगे और करेंगे। फिर वे लोग राम रहीम को एक लंबी चौड़ी गुफा में ले आए। वहां सर्वप्रथम वर्द और उसके कुछ साथियों ने राम रहीम के घावों का उपचार किया। उसके बाद उन्होंने राम रहीम को फल फूल आदि खाने को दिए, जिन्हें खाकर वे खुद भी जी रहे थे। तब राम रहीम को मालूम हुआ कि उनके अजनबी मित्र यानी चिंपांजियों का वह जोड़ा दरअसल उनका पालतू है। फिर राम रहीम खा पीकर गहरी नींद सो गए। अगले दिन सुबह राम रहीम बचे खुचे बस्ती वालों के साथ उनकी जली हुई मुर्दा बस्ती में पहुंचे। वहां लाशें अब तक हड्डी पिंजर का रूप धारण कर चुकी थी। वहां का दृश्य देखकर राम रहीम की आंखें भी नम हो गई। बाबा, आप इन सब हड्डी पिंजरों को एक स्थान पर एकत्रित करके इनमें आग लगा दें और पूरी बस्ती की सफाई करवाइए। ठीक है बेटा।
वृद्ध और उसके साथियों ने पूरी बस्ती से कंकालों को निकालकर एक स्थान पर एकत्रित कर उनमें आग लगा दी। फिर वे बस्ती को साफ करने में जुट गए। रामदेव ने भी उनकी मदद की। बस्ती को साफ कर उसे दोबारा निर्मित करने में उन्हें एक माह से ऊपर का समय लग गया। क्यों बाबा, अब कैसी लग रही है आपको आपकी बस्ती? बहुत अच्छी, लेकिन बेटा वह पहले जैसी चहल पहल और हमारे साथी। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं बाबा, लेकिन चिंता न करें, हमें उन वैसी कातिलों से बदला लेकर ही रहेंगे। वो रात ही रात जंगल में जाकर उनकी टोल लेंगे। क्या यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? चिंता न करें बाबा, हमें कुछ नहीं होगा। और रामदेव ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। फिर उसी रात, बेटे एक बार फिर सोच लो, तुम्हारा वहां अकेले जाना ठीक नहीं है, वह शेर की मांद है। बाबा, शेर शेर की मांद में ही जाते हैं। आप देखना हम उस गिद्दड़ को कैसे शिकार करके लाते हैं। और रामदेव उनसे विदा लेकर जंगल की ओर चल पड़े। परंतु रात के अंधेरे में वे ये नहीं देख सके कि नर मादा चिंपांजी बड़ी होशियारी से उनका पीछा कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक लगातार चलने के पश्चात राम रहीम ने जंगल में प्रवेश किया। राम भैया, हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं, फिर सामना होने पर हम उन वैसी कातिलों का मुकाबला किस प्रकार करेंगे? हाथ पैरों से। आखिर ये दोनों अंग भी तो एक बहादुर मनुष्य के हथियार होते हैं। जंगल के भीतर उन्हें कम से कम आधे घंटे तक पैदल चलना पड़ा। फिर वो, यह तो घोड़ों की हिन हिनाट है। हिन हिन। हाँ, लगता है आगे कुछ ही दूरी पर उन वैसी लुटेरों का डेरा है। यहाँ से मैं लेट कर आगे बढ़ना होगा। ठीक है। अगले पल दोनों सीने के बल लेटकर कोहनियों के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। दोनों की कोहनियां पूरी तरह छिल गई, परंतु उसकी उन दोनों ने परवाह नहीं की। और कुछ ही देर बाद, वह देखो, डाकुओं का शिविर लगा है। हिन हिन। देख रहा हूं, लेकिन उनके आसपास तो उन्होंने काफी सख्त पहरा लगा रखा है। हम भीतर कैसे घुसेंगे? पहरेदारों का खात्मा करके मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों रेंगते हुए सिगरेट डाकुओं के डेरे के पिछले हिस्से में पहुंच गए। राम भैया, पहरा तो यहाँ भी है। हाँ, लेकिन उतना सख्त नहीं जितना आगे था। देखो दोनों पहरेदार कितने आराम से सिगरेट के कस ले रहे हैं। तो हाँ, फिर तुम्हारा क्या विचार है? यहाँ केवल 2 ही पहरेदार है। शायद गंजे शैतान को उम्मीद नहीं होगी कि कोई जंगल के में पीछे से भी आकर उन पर आक्रमण कर सकता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बस हमें किसी तरह इन्हें बस में करके इनके हथियार प्राप्त करने हैं, यानी इन्हें खत्म नहीं करना है। यह तुम क्या कह रहे हो? इन्हें खत्म तो करना ही है, लेकिन इस तरह की इनके मुंह से एक शब्द भी न निकलने पाए। चिंता मत करो, मेरे कराटे का एक ही बार दुश्मन की गर्दन की हड्डी तोड़कर रख देगा। तो फिर चलो, परंतु सावधानी से, जरा भी आवाज नहीं होनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। दोनों बड़ी सावधानी के साथ रेंगते हुए उन दोनों गपशप करते पहरेदारों के निकट पहुंचे और फिर उठकर किसी बात के समान उन पहरेदारों पर टूट पड़े। कड़ाक, आह, गुड़प। पलक झपकते ही उन दोनों पहरेदारों के हथियार राम रहीम के हाथों में थे। ये दोनों तो गए काम से। अब आओ पहले इन दोनों की लाशें पास के पेड़ों के झुरमुटों में छिपा दें, फिर भीतर घुसेंगे। दोनों ने मिलकर एक एक पहरेदार को उठाया ताकि उनके घसीटने से आवाज भी उत्पन्न न हो, और उन्हें पास के पेड़ों के झुरमुटों में फेंक दिया। उसके बाद दोनों दबे कदमों से उनके डेरे में प्रविष्ट हो गए। भीतर भी कड़ा पहरा था। अपनी ओर आते गए एक सशस्त्र व्यक्ति को देखकर वे तुरंत एक तरफ रखे ड्रमों की आड़ में हो गए। करूं इसका भी काम तमाम? नहीं, रहने दो, वर्त में रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। उसके आगे जाते राम रहीम आड़ से बाहर निकले और दुबकते लुकते छिपते हुए आगे बढ़े। रहीम, वह देखो, वो वहीं गंजा शैतान, वैसी कातिलों का सरदार। हमारी मंजिल सामने राम भैया। मेरे विचार से हमें तुरंत इनका कल्याण कर देना चाहिए। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इन्हें मारने से पहले मैं ये जान लेना चाहता हूँ कि ये शैतान इस कब्वीरान टापू में आखिर क्या कर रहे हैं। कोई न कोई षड्यंत्र रच रहे होंगे,
तभी तो ये लोग यहाँ कागज लिए मीटिंग जमाए बैठे हैं। मैं उसी षड्यंत्र के बारे में जानना चाहता हूँ। तभी, खबरदार, अपनी जगह से लेने की कोशिश मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। ओह, फंस गए। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने हथियार फेंक दो। बस बस भैया, और मत डराओ, वरना पैंट में हमारा सुसु निकल जाएगा। यह लो, हमने हथियार फेंक दिए। शाबाश, अब बिना पीछे देखे आगे बढ़ो। मजबूरी थी, राम रहीम को उनकी गनों के साए में उसी तरफ बढ़ना पड़ा जहां गंजा शैतान अपने साथियों के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था। बुरे फंसे, ये तो कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। मौका आने पर निपटूंगा इस हरामजादे से। कामरेड, ये दोनों छोकरे भीतर तांग झांक करते पकड़े गए हैं। गंजा और उसका साथी तुरंत उठ खड़े हुए। कौन है ये छोकरे? मालूम नहीं कामरेड, लेकिन ये हमारे कैंप में पीछे के रास्ते से दाखिल हुए हैं। क्या मतलब? क्या वहां पहरेदार नहीं थे, लेकिन इन हरामजादों ने उन्हें ठिकाने लगा दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये छोकरे खतरनाक हैं और हो सकता है हमारे दुश्मनों के भेदिए ही हो। क्यों बे उल्लू के पट्टो, कौन हो तुम लोग? सच सच बताना, वरना तुम्हारे शरीरों पर मांस का एक भी लोथड़ा नजर नहीं आएगा। उत्तर में राम रहीम ने उन्हें आप बीती सुना दी, लेकिन यह नहीं बताया कि यहाँ आकर वे बस्ती वालों से भी मिले थे। परंतु गंजा भी बड़ा मक्कार था। उसे शायद राम रहीम की बातों पर विश्वास नहीं आया था। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो छोकरो। यदि तुम एक दुर्घटनाग्रस्त विमान के अभागे यात्री होते तो इस भीड़ जंगल में घुसकर हमारे आदमी की जान लेकर हमारे डेरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि साधारण रूप से ही हमसे मिलने की कोशिश करते। अब भी वक्त है, तुम लोग सच 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 सब कुछ बता दो, वरना तुम्हारी लाशों पर कुत्ते का बच्चा भी सुसु करने यहाँ नहीं आएगा। साला, एक गंजे का बच्चा तो बड़ा ही चालाक है। हम सच्ची बोल रहे हैं श्रीमान जी, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। हम तो तुम यो नहीं मानने वाले। शकीर, खत्म कर दो इन्हें और उसके बाद ही हम अपनी आगे की योजना बनाएंगे। योजना? वो तो मेरा अनुमान ठीक ही निकला। ये लोग यहाँ किसी के विरुद्ध भयानक षड्यंत्र रच रहे हैं। इधर गंजे का आदेश मिलते राम रहीम की ओर कई गने तन चुकी थी। उफ, बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। किसी तरह इन्हें बातों में लगाकर कुछ समय बिताना चाहिए। अगले पल, भाई, लेकिन कम से कम हमें मारने से पहले आप यह तो बता दें कि आप लोग कौन है और इस बियाबान जंगल में कौन से षड्यंत्र की योजना बना रहे हैं। रहीम की बात सुनकर वह गंजा ठठा मारकर हंस पड़ा। हा हा हा, तुम्हारे मन की है मुराद हम अवश्य पूरी करेंगे। सुनो, हम लोग ग्रीनलैंड के विद्रोही सैनिक हैं, यानी विद्रोही छापामार। क्या कहा? ग्रीनलैंड के? हाँ, तो क्या ग्रीनलैंड यहाँ से निकट ही है? हाँ, इस टापू और ग्रीनलैंड के बीच एक नदी ही पड़ती है। हम लोग प्राय रात को नदी पार करके ग्रीनलैंड जाते हैं और वहां तोड़ फोड़ करके इस टापू पर वापस लौट आते हैं। वो यानी तुम ग्रीनलैंड के आतंकवादी हो, यही समझ लो। हम लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह ग्रीनलैंड में अशांति फैलाकर वहां की मौजूदा सरकार का तख्ता पलट दिया जाए और वहां का तख्ता पलटकर खुद तख्ते पर बैठा जाए। रहीम ने उसका वाक्य पूरा किया। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा और मेरे साथियों का यही उद्देश्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी हमारा यह मिशन कामयाब हो जाएगा। हरगिज नहीं, हमारे जीते जी तुम इस उद्देश्य में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। हा हा हा, जब तुम दोनों बचोगे तभी तो हमारे मार्ग में रुकावट बनोगे न। साथियों, खत्म कर दो इन्हें। परंतु इससे पहले कि गंजे काले शेर के आज साथी राम रहीम को मौत के घाट उतार पाते, धौएं धौएं, आह उफ, है इन्हें किन्होंने मारा? ये गोलियां कहां से चली? तभी, मारो मारो, कोई बचकर जाने न पाए, धौएं धौएं, उफ, आह। है, अरे वाह, ये हुई ना बात। वो ये कमबख्त यहाँ कहां से आ मरे? हुआ यह था कि चिंपांजियों के जोड़े ने बस्ती से राम रहीम का पीछा किया था। वो जब उन्होंने राम रहीम को खतरे में फंसा देखा था तो वापस लौटकर बस्ती वालों को बुला लाए थे। अरे मूर्खों, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? भून डालो इन सबको। परंतु इससे पहले कि गंजे का कोई भी साथी हरकत में आता, राम रहीम उन पर टूट पड़े। धड़ाक, ढुम, आ उफ। बस्ती वालों ने शीघ्र ही उन्हें घेर कर उनकी पिटाई आरंभ कर दी। खटाक,
दाएं दाएं खटाक आह हाय। चिंपैंजी गोली चला रहा है। खटाक धड़ाक उफ ई विषम हाय मर गया। सिगरी राम रहीम चिंपांजी और बस्ती वालों ने मिलकर गंजे और उसके तमाम साथियों को मौत के घाट उतार दिया। हुर्रे हो। मेरे बच्चों, आज की रात हमारे लिए कितनी शुभ साबित हुई। हाँ काका, हमें भी इन शैतानों के अंत पर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे मित्र के देश के दुश्मन थे और उनके देश की शांति को भंग करने में कार्यरत थे। कहकर राम ने वृद्ध को सारी बात बता दी। फिर वे वापस बस्ती लौट आए। वृद्ध के काफी आग्रह करने पर राम रहीम कई दिन उस बस्ती में रहे। उसके बाद वे काले शेर की एक मजबूत नाव लेकर ग्रीनलैंड की ओर चल पड़े। परंतु वे जैसे नदी पार कर ग्रीनलैंड की सीमा पर पहुंचे, उन्हें मिलिट्री के सशस्त्र सैनिकों ने अपने घेरे में ले लिए। चुपचाप आगे बढ़ो। वे लोग उन्हें लेकर अपने सीमावर्ती कैंप में पहुंचे, जहां सहयोग से उस समय माइक के पिता कर्नल जोसेफ ड्यूटी पर मौजूद थे। अरे राम रहीम, आह अंकल। फिर राम रहीम के मुख से सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने प्रसन्नता से उन्हें सीने से लगा लिया। सच तुमने हमारे और हमारे देश के लिए महान कार्य किया मेरे बच्चों। तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं भुला पाएंगे। हम तो स्वयं काफी समय से उन विद्रोहियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कर्नल जोसेफ उसी समय उन्हें लेकर अपने घर पहुंचे। वहां अपने मित्र माइक से मिलकर उन्हें अपार प्रसन्नता हुई। इस तरह उनकी दुखांत यात्रा का एक सुखांत अंत हुआ। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।